प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक तथा उत्पाद और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार चल रहे थे उसमें हमने एक नंबर पे पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देखो, संयोजन आपको बताया था, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन अभिक्रियाओं का एक नाम और है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, इनको अपघटन अभिक्रियाएं बोलते हैं। इसमें अपघटन या वियोजन का अर्थ होता है टूटना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। यानी कोई पदार्थ, वैसे लिख देता हूं पहले वियोजन का अर्थ। वियोजन का अर्थ होता है, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। और संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। परिभाषा क्या कहेंगे? जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। वहां क्या कह रहे थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोल रहे थे? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन किसको कहेंगे? जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखो, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, किसको कहेंगे? वियोजन। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, वियोजन कितने रूप से हो सकता है। देखो, यदि हमने गर्म करके वियोजन किया, ताप की उपस्थिति में वियोजन किया, उसको बोलते हैं तापीय वियोजन या तापीय अपघटन। तापीय अपघटन। ताप का संबंध ऊष्मा से होता है, इसी कारण इसका एक नाम और है ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। जैसा नाम से स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से तीन प्रकार से लिया जाता है। कितने प्रकार से लिया जाता है? तीन प्रकार से। कि जब वियोजन ताप की उपस्थिति में होता है तो उसे हम कहेंगे तापीय या ऊष्मीय वियोजन। यदि ये वियोजन किसकी उपस्थिति में हो? विद्युत की उपस्थिति में हो तो इसको बोलेंगे हमें विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। विद्युत की उपस्थिति में होता है तो इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन बोलेंगे। ठीक है। और यदि ये किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश की उपस्थिति में हो तो इसको बोलेंगे हम प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। देखो, तापीय अपघटन क्या होता है कि जब वियोजन या जब अपघटन ताप की उपस्थिति में होता है, ताप की उपस्थिति में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तापीय अपघटन या तापीय वियोजन। यानी जब अपघटन या वियोजन ताप की उपस्थिति में हो तो उसको हम कौन सा वियोजन बोलेंगे? तापीय अपघटन। अब हम तापीय अपघटन के उदाहरण पढ़ेंगे। देखो, इसका पहला उदाहरण पढ़ेंगे हम फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन किसका? फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन। फेरस सल्फेट का जो तापीय अपघटन होता है, देखो फेरस सल्फेट मिलता है क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट के रूप में। किसके रूप में मिलता है? क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट के रूप में। तो यहाँ मैं पहले क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट लेता हूँ। क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 और डॉट लगा करके 7H2। देखो, ये जो डॉट लगा के जो H2O होता है, इस जल का नाम होता है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल। यानी हम क्रिस्टलिन जल की यदि परिभाषा देना चाहें तो ये क्रिस्टलन जल क्या होता है कि कोई यौगिक है, उसके सूत्र में जुड़े हुए जल अणुओं की संख्या,
क्या कहेंगे कि कोई यौगिक का सूत्र है, उस सूत्र में जुड़े हुए जल अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है, किसकी, जल अणुओं की निश्चित संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं। और जिसके अंदर क्रिस्टलन जल है तो उसके पहले नाम जोड़ दिया क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट। यानी फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, FeSO4। और हम बोले क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट, क्या बोले, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट। यदि क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट करेंगे तो देखो जल जुड़ गया साथ, जल साथ में जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट। इसको हम गर्म करेंगे। वैसे ये अभिक्रिया आपकी बुक में नहीं है, फेरस सल्फेट को उठा रखा है, किंतु फिर भी समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। देखो क्रिस्टलन जल साथ में जुड़ गया। क्रिस्टलन जल क्या होता है, किसी सूत्र में उपस्थित जल अणुओं की निश्चित जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट। इसको गर्म करेंगे तो बढ़ गया FeSO4 और बाहर निकल गया 7H2। यानी जो अपने पास जो FeSO4 है, ये कौन सा FeSO4 है, निर्जल FeSO4। कौन सा है, निर्जल फेरस सल्फेट। यानी जल बाहर निकल गया तो कैसा बन गया, निर्जल फेरस सल्फेट। हम यहाँ फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन पढ़ रहे जब परीक्षा में पूछ ले फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन, तो ये अभिक्रिया नहीं लिखनी, क्योंकि ये क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का अपघटन किया हमने पहले क्या होता है, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन होता है। क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का जब तापीय अपघटन होता है तो इसके अंदर जो जल अणुओं की जो संख्या होती है, क्या होती है, जो जल अणुओं की जो संख्या होती है वो बाहर निकल जाती है। 7 जल अणु हैं, ये बाहर निकल गए, यानी जल बाहर निकल गया, निर्जल, निर्मानी नहीं है, जल नहीं रहा इसके अंदर, निर्जलीकरण यानी बाहर निकल गया। तो इसका नाम क्या हो गया, निर्जल फेरस सल्फेट। अब निर्जल फेरस सल्फेट को हम लेते हैं, ये अभिक्रिया आपकी बुक में कि FeSO4 का हम तापीय अपघटन करते हैं। ये किसका सूत्र है, फेरस सल्फेट। ये जो ले रहे हैं ये फेरस सल्फेट, ये यानी कौन से फेरस सल्फेट को ले रहा है, निर्जल को। तो ये कौन सा है, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट। दोनों ही फेरस सल्फेट है, जल है तो क्रिस्टलीय लगा देंगे और जल नहीं है तो निर्जल फेरस सल्फेट, ठीक है ना। क्रिस्टलीय क्यों लगाया, क्योंकि इन जल अणु को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलन जल बोलते हैं, इसी कारण इसका नाम हो गया क्रिस्टलीय, ठीक है। FeSO4 को देखो, एक तो यहाँ ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3। देखो एक बात ध्यान रखनी है कि कोई सल्फेट लवण है या कोई कार्बोनेट लवण है या ऑक्साइड लवण है, जनरली वो ऑक्साइड लवण में टूटता है। किस में टूटता है, ऑक्साइड में। आपको पता है कार्बोनेट हो उसके अंदर भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यदि हाइड्रोक्साइड है तो उसके अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन है। और उसी तरह से कार्बोनेट है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन है। कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन होती है, सल्फेट में भी ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन सभी में मौजूद है इनमें। तो ऑक्सीजन सभी में मौजूद होने के कारण जब इनको तोड़ा जाता है तो क्या होता है कि ऑक्साइड बनता है। और किसका, धातु का ऑक्साइड। अब आपको पता है हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था, CaCO3 को तोड़ा था, यानी चूने के पत्थर का वियोजन करते, जैसे मान लो ये मान आगे आएगी विक्रिया दृष्टि। और वैसे पीछे जनरली उदाहरण भी बताया था आपको रासायनिक अभिक्रिया में। किंतु देखो चूने का पत्थर में CaCO3 है तो वहां भी CaO बनेगा, यानी कार्बोनेट को तोड़ो चाहे सल्फेट को तोड़ो, ऑक्साइड जरूर बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड जरूर बनेगा। तो फेरस का ऑक्साइड, फेरस के 2 ऑक्साइड होते हैं, एक FeO होता है, एक तो सूत्र किसमें रूप में, FeO के रूप में, और एक Fe2O3 के रूप में, इसमें Fe2। अब देखो यहाँ हमने Fe2O3 क्यों लिया, FeO क्यों नहीं लिया। देखो यहाँ फेरस सल्फेट होता है, देखो जनरली रूप से क्या होता है कि इसका अपघटन होता है तो ऑक्सीकरणांक में चेंज आता है ज्यादातर। क्या आता है, ऑक्सीकरणांक में चेंज। इसके ऑक्सीकरणांक में चेंज आता है क्योंकि फेरस सल्फेट होता है वो एक अस्थायी होता है, ऐसे नहीं कि टूटने पर सभी के ऑक्सीकरणांक चेंज हो। यहाँ फेरस सल्फेट की बात चल रही है
तो फेरस सल्फेट में जो Fe है वो +2 अवस्था में होता है और ये फिर फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी फेरस की तुलना में फेरिक अधिक स्थायी होता है। ऐसे नहीं आप कहोगे कि कैल्शियम था वो भी +2 था और बाद में भी +2 है, नहीं कैल्शियम +2 ही रहना है, ऐसे नहीं। जिनके ऑक्सीकरण चेंज नहीं मिलते हैं क्या, +1 है +2, तो जनरली वो ऑक्सीकरण यानी वो यौगिक अधिक बनेगा जिसका ऑक्सीकरण क्या हो, स्थायी वाला ऑक्सीकरण है। तो Fe +2 और +3 में 3 वाला ज्यादा है, तो यहाँ FeO में बढ़ करके क्या बनता है Fe2O3, तो यहाँ बन गया Fe2O3। अब आपको पता है S है, यदि कार्बन होता है तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, कार्बन होता है तो CO2 गैस, और सल्फर होता है तो SO2 गैस। और अब आपको पता है SO2 गैस और SO3 गैस दो प्रकार की गैस होती है। तो यहाँ देखो अणुओं पर डिपेंड करेगा, SO2 भी निकलेगी और SO3 भी निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है बहुत अधिक है। तो देखो यहाँ एक तो SO2 गैस निकल गई और एक SO3। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कि फेरस सल्फेट का हम तापीय अपघटन करते हैं। क्या अपघटन करते हैं, तापीय अपघटन करते हैं। उस स्थिति में एक तो Fe2O3 बनता है फेरिक ऑक्साइड। देखो ऑक्सीकरण किसका -2, इसका +3। देखो +3 दूनी +6 और -2 गुणा 3 तो कितने हो गए -6, यानी प्लस माइनस से बराबर होंगे। वैसे ये हाई लेवल की बात हो जाती है, आपके काम की नहीं हुई, फिर भी आप यहाँ देखो सूत्र क्या होगा Fe2O3, यानी Fe यहाँ कितने में है +3 में, तो FeSO4 Fe2O3 इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और जो इसका नाम होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। SO2 भी है और SO3 भी है। इसके दो अणु ले, क्योंकि Fe के इधर कितने हैं 2 है, संतुलित हो गया। देखो S के कितने 2, तो S के 2 आ गए, O के कितने 2 और 3 है 5 और 5 3 है 8, 4 दूनी 8, S के हो गए, ये संतुलित हो गई अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी, और वियोजन में जो पहला उदाहरण हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, तापीय अपघटन। यानी तापीय अपघटन वियोजन का पहला प्रकार है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन जब वियोजन ताप की उपस्थिति में होता है, और इस तापीय अपघटन का भी पहला उदाहरण हमने क्या पढ़ा, फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन। देखो फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था कि तापीय अपघटन क्या है। उस फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन पढ़ने से पहले हम क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट लिया, क्योंकि फेरस सल्फेट अकेला नहीं मिलेगा, क्रिस्टलीय रूप में मिलेगा। सबसे पहले उसके अंदर से हमने क्या निकाला, गर्म करके क्रिस्टलन जल को निकाल दिया। क्रिस्टलन जल निकलने के बाद में निर्जल फेरस सल्फेट बच गया। क्या बच गया, निर्जल फेरस सल्फेट। ये निर्जल फेरस सल्फेट बच गया। अब इसका तापीय अपघटन करेंगे तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं। आयरन कोष्टक में 3, यानी ऑक्सीकरण 3 और 2 में मिलता है, ठीक है ना, संयोजक क्रम फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है SO2 और ये क्या है SO3 बाहर निकल, ठीक है। अभिक्रिया में कोई दिक्कत, 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 SO3। इस अभिक्रिया को अलग अभिक्रिया में पूछ लेता परीक्षा में, FeSO4 और तीर का निशान दे देता है और आगे A और B और यहाँ लिख देगा SO3। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा A B के नाम बताइए। तो A की जगह क्या जाएगा Fe2O3 और B की जगह SO, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते। ये पहला उदाहरण हुआ तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का पहला उदाहरण। अब तापीय अपघटन का हम दूसरा उदाहरण लेके चलते। दूसरा उदाहरण है चूने के पत्थर का, चूने के पत्थर का तापीय अपघटन। देखो दो चूने के बारे में कल बताया था, बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना CaOH2 या OH2 इस तरह से बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना,
और Ca क्या है, CaO, बिना बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, चुनने का पत्थर, CaCO3। CaCO3 क्या है, चुनने का पत्थर। अब चुनने के पत्थर का हम तापीय अपघटन करते हैं, यानी तापीय अपघटन का अर्थ होता है गर्म करना। CaCO3 को हम गर्म करेंगे तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2। किसमें टूटेगा, CaO प्लस CO2। आपको जस्ट पहले बताया था, थोड़ा सा पहले, कि सल्फेट टूटे, कार्बोनेट टूटे या हाइड्रोक्साइड टूटे, ऑक्साइड जरूर बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड जरूर बनेगा। तो यहाँ कार्बोनेट टूटा, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वैसे क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर, लाइम स्टोन। इसका एक नाम और भी है, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जनरली अभिक्रिया है, इसमें ज्यादा अध्ययन नहीं है इसमें। कि चूने के पत्थर, नाम पूछ लेता, चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए CaCO3। लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र लिखिए CaCO3। चूने के पत्थर का रासायनिक नाम लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र CaCO3 और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हुआ चूने के पत्थर का तापीय अपघटन। क्या पढ़ रहे हैं हमें, तापीय अपघटन के उदाहरण पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन, और दूसरा उदाहरण कौन सा पढ़ा, चूने के पत्थर का तापीय अपघटन। अब तीसरा उदाहरण देखो, पहला और तीसरा उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन, लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन, लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन। लेड शीशे को बोलते हैं, लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन। देखो, जो लेड का प्रतीक होता है वो Pb होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेड बोलते हैं, LED होता है लेड तो, और ये Pb का कोई, देखो ये लैटिन नाम है प्लम्बम। लेड को लैटिन में क्या बोलते हैं, प्लम्बम। P का प्लम, B का बम, प्लम्बम। प्लम्बम लैटिन नाम से Pb लिया गया है। तो यहाँ लेड नाइट्रेट पढ़ रहे हैं हमें। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। नाइट्रेट क्या होता है, NO3, और Pb लेड, ये हो गया। अब Pb पर +2 होता है, इस पर -1 होता है, तो इसको 1 से, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस पर प्लस के 2 होते हैं, तो यहाँ 2। यह सूत्र किसका आ गया, लेड नाइट्रेट का। किसका आ गया, लेड नाइट्रेट का, क्योंकि नाइट्रेट पर आवेश ये होता है NO3- और Pb पर कितना होता है, ये +2, उल्टे गुणे हुए, तो Pb1 और NO3 ठीक है। ये सूत्र किसका हो गया, लेड नाइट्रेट का। देखो पहले ये क्वेश्चन ही बता देता हूं कैसे पूछता है, कि PbNO3 या लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, क्या, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो एक भूरे रंग का धुआं निकलता है। इस भूरे रंग के धुआं का रासायनिक नाम क्या है, तथा रासायनिक अभिक्रिया का संपूर्ण समीकरण लिखिए, या पूर्ण समीकरण। क्या पूछता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग का धुआं बाहर निकलता है। ये भूरे रंग का धुआं क्या है, ये भूरे रंग का धुआं क्या है, यानी इसका रासायनिक नाम है क्या, और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब देखो, आपको पीछे बताया था कि कार्बोनेट को तोड़ो, चाहे वो किसको तोड़ो, सल्फेट को तोड़ो, चाहे हाइड्रोक्साइड को। अब इसी पंक्ति में मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, यदि हम नाइट्रेट को भी तोड़ेंगे तो भी ऑक्साइड बनेगा। क्यों, नाइट्रेट में भी क्या है, ऑक्सीजन। कार्बोनेट, अब एक और जुड़ गया सीरीज में, कार्बोनेट को तोड़ो, चाहे सल्फेट को तोड़ो, चाहे हाइड्रोक्साइड को तोड़ो, क्या बनेगा, ऑक्साइड जरूर बनेगा। तो Pb है, तो Pb का ऑक्साइड PbO, क्या हो गया, Pb। अब यहां देखो, जब कार्बोनेट था तो CO2 गैस बाहर निकल रही थी, जब सल्फेट था तो SO2 गैस बाहर निकल रही थी, और SO3 भी निकल रही थी। तो अब की बार NO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, NO2।
ऑक्सीजन अभी भी पर्याप्त है तो साथ में एक ऑक्सीजन है और निकाल दो। अभिक्रिया को संतुलित कर दो कि N के कितने 2, इधर 2 लगाएंगे, पहले ओके देख लो हमें, ओके 3 दूनी 6 इधर ओके, और इधर कितने 2 और 2 4 और 1 5, एक बार यहाँ लगाओ 6 करने के लिए, तो 2 ये हो गए, 2 दूनी 4 2 3 6 हो गए 6, किंतु N के यहाँ कितने 2, किंतु Pb के भी 2 हो गए, तो यहाँ एक बार में 2 लगा दिया, क्या लगा दिया 2, तो Pb के 2 हो गए, अब N के संतुलित नहीं हुए, Pb हुआ, अब N को देख लो, 2 पहले से थे 2 दूनी 4, यहाँ 4 लगा दिए, क्या लगा दिए 4, N के 4 हो गए, ओके 2 4 दूनी 8 8 2 10, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कितना हो गए 12, और इधर देख लो, क्योंकि 3 दूनी 6 6 दूनी 12, लेड नाइट्रेट के कितने बन गए, यहाँ 12 बढ़ गए, इसके देखो Pb ओके, Pb के 2 ओके 2 4 दूनी 8 8 2 10 10 2 12, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इधर देखो इधर 12 हो गए, इधर 2 4 दूनी 8 8 2 10 10 और 2 12 हो गए, N के 4 इधर भी 4, यानी जब लेड नाइट्रेट को हम तोड़ते हैं, यानी PbNO3 वोल्ट वाइज को तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं PbNO3 वोल्ट वाइज को तोड़ते हैं, तो एक ऑक्साइड बनता है Pb का, PbO लेड ऑक्साइड, क्या NO2 गैस और O2 गैस से बाहर निकलती है। ये जो NO2 गैस है ये एक भूरे रंग की गैस है, कैसी है भूरे रंग, और तभी भूरे रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बन गए, गर्म करेंगे NO2 और O2 गैस बाहर निकल गई, ये तो दिखती नहीं है, रंगहीन है, तो जो भूरे रंग का ऑक्साइड रह जाएगा जिस पात्र में या जिस टेस्ट ट्यूब में या जिस परख नली में बंद गर्म करेंगे उसमें रह जाएगा, तो NO2 गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, NO2 गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तभी पूछता है जो भूरे रंग का धुआं निकलता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका नाम क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो लेड नाइट्रेट को हम जब गर्म करते हैं, क्या लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो एक तो PbO बनता है, ये लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड बना, NO2 और O2 गैस बाहर निकल गई, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4 क्यों लगाए, संतुलित करने के लिए, इधर के परमाणु और इधर के परमाणु क्या हो जाए बराबर हो जाए, ठीक है। तो भूरे रंग की धुआं निकलती, इसका नाम क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये आपका रासायनिक समीकरण किसका, लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन। तो तापीय अपघटन के उदाहरण हम पढ़ लिए, कितने 3 उदाहरण पढ़ लिए। पहला उदाहरण फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन, दूसरा उदाहरण चूने के पत्थर का तापीय अपघटन, और तीसरा क्या है लेड नाइट्रेट का तापीय, ठीक है। अब ये वियोजन अभिक्रिया में पहला पूरा हुआ तापीय अपघटन, वियोजन पूरी नहीं हुई, अब 2 अपघटन और हो गए, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ज्यादा अध्ययन ये था, विद्युत अपघटन में जल का विद्युत अपघटन करता है और जल का डायग्राम आता है परीक्षा में, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए, इतना ही पूछता है एग्जाम। विद्युत अपघटन में कितना पूछता है, विद्युत अपघटन 2 नंबर वाला है विद्युत अपघटन, भी लगा देगा। जब अपघटन या वियोजन किसकी उपस्थिति में हो, विद्युत की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में हो विद्युत की उपस्थिति। तो जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो ये अपना H2O है, तो इसको विद्युत की उपस्थिति में जब तोड़ेंगे तो देखो 2H2 प्लस O2, यानी जल का निर्माण था उससे जसु, अणु आयनों के रूप में टूटेगा तो टूटेगा H प्लस OH, 2H2 और 2H2 प्लस O2, यानी H प्लस H2 बनाएगा और OH इसमें जुड़ करके आयन के रूप में टूटे तो ये है H प्लस और OH माइनस। किंतु गैसों के रूप में जब जल को तोड़ते तो गैसों के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है 2H2 प्लस O2। यह विक्रिया भी सही है और यह भी सही, यानी आयनों के रूप में जल ये विलयन में वियोजन होता है, तो ये और नॉर्मली वियोजन होता है वो। इसमें क्या होता है देखो एक पात्र होता है, डायग्राम वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया प्रिंटेड डायग्राम मिलेगा आपको, ठीक है ना।
दी सेम बुक की हूबहू कॉपी, जो बुक में बना हुआ वैसी कॉपी मिलेगी आपको। अब देखो इस तरह का एक पात्र होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, नॉर्मली दिखा रहा हूं, ये डायग्राम बना हुआ नोट्स में, कि एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। बैटरी के ये धन सिरे से और ये ऋण सिरे से जुड़ जाएगा। जब धारा प्रवाहित होगी तो एक गैस यहां जाएगी और एक यानी ऑक्सीजन की प्रवृत्ति नेगेटिव होती है तो वो यहां आएगी और ये इस साइड में, नेगेटिव पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव। उसी तरह से यदि गैस नहीं हो तो HOH माइनस, तो H प्लस जाएंगे नेगेटिव पर और OH माइनस जाएंगे। वैसे ज्यादा वर्णन नहीं आपके इसमें, नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया आपने एक नॉर्मली मैंने समझाने के लिए लिखी कि 2H2O को हम तोड़ते तो 2H2 प्लस O2, यानी जल निर्माण की जो अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया में, उसको जस्ट उल्टा कर दो, वो किसकी हो गई? जल का विद्युत अपघटन हो गया। किंतु एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए, जो आपको नोट्स में मिल जाए, ठीक है ना, पीडीएफ के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये विद्युत अपघटन। अब हम पढ़ते हैं प्रकाशीय अपघटन। लास्ट नाम से स्पष्ट है कि जब अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाशीय अपघटन किसको कहेंगे? कि जब अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे हम कौन सा अपघटन कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। कौन सा अपघटन कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, अब देखो AgCl का हम तापीय अपघटन करते हैं तो Ag प्लस Cl2, देखो गैस के रूप में और धातु के रूप में ऐसे, यदि यही विलयन अवस्था में हो AgCl तो ये टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस। विलयन अवस्था में ऐसे टूटता है। ये तो अपने सिलेबस में ये लिखी है कि सिल्वर क्लोराइड को तोड़ते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। उसी तरह से यदि हम AgBr को तोड़ते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को तो Ag और Br2 गैस निकलती है। संतुलित करने के लिए 2 यहाँ 2 और यहाँ सिल्वर क्लोराइड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2Ag और Cl2 बाहर निकल जाएगी, और AgBr को तोड़ेंगे तो Ag प्लस Br, AgBr का प्रकाशीय अपघटन और ये AgCl का प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में तीर के निशान के ऊपर क्या लिखेंगे? हम प्रकाश लिखेंगे। एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि AgBr का उपयोग किस में किया जाता है? तो AgBr का उपयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। वैसे ज्यादातर हिंदी वर्ड लिखा हुआ मिलता बुक में, सफेद एंड काली फोटोग्राफी, सफेद एंड काली फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AgBr, यानी AgBr का उपयोग किस में होता है? और AgBr और AgCl है अपने पास दोनों, उनका अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड और AgBr का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ये Ag प्लस Br2 में, यानी Ag धातु में और Br2 में टूट गया। Ag क्या है? चांदी है। Ag किसका नाम है? चांदी का नाम है Ag, जबकि चांदी तो सिल्वर होती है। Ag क्यों लिखा? अर्जेंटम बोलते हैं लैटिन इसको, इसी कारण इसका Ag लिया गया। तो हमने आज पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ी? वियोजन। पहले हमने वियोजन की परिभाषा पढ़ी, फिर क्या पढ़ा? वियोजन के प्रकार पढ़े कि तापीय वियोजन ताप की उपस्थिति में, प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन विद्युत की उपस्थिति में। जो अपना तापीय अपघटन था उसमें हमने 3 मुख्य उदाहरण पढ़े। फेरस सल्फेट का तापीय अपघटन, दूसरा पढ़ा हमने चूने के पत्थर का तापीय अपघटन, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन। पहले नंबर वाला और तीसरा उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ा हमने दूसरे नंबर पे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्वेश्चन आता है जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा क्वेश्चन करता है।
फिर हम पढ़ा प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, उसका रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या है? AgBr है। और इसका प्रकाशीय अपघटन। ये आज वियोजन अभिक्रिया हुई, कल हम आगे वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे। कौन सी? विस्थापन, द्विविस्थापन और जितनी भी हो पाएंगे आगे देख लेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही काफी।